पिछला एपिसोड में सुना था, सिद्धार्थ थोड़ा सा उसकी ओर झुकता है और सारा के कान के पास जाके होले से बोला, बिना कपड़ों के, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुन के सारा की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो जल्दी से भाग के बाथरूम में घुस जाती है और डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेते हुई बोली, ये आदमी तो पूरा ठरकी है, बेशरम कहीं का, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। थोड़ी देर में सारा चेंज करके आती है और बिना सिद्धार्थ की ओर देखे चुपचाप जाके सो जाती है। सिद्धार्थ भी अपने काम में लगा हुआ था तो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब चैप्टर शुरू। चैप्टर 11, बॉस को सेड्यूस करना। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सिद्धार्थ उसे एकदम छोटे बच्चे की तरह जकड़ के सोया हुआ था। वो कुछ देर अपने पतिदेव के चेहरे को निहारती है, फिर उसके हाथों को अपनी कमर से हटा के बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वो रेडी होके किचन में चली जाती है। सिद्धार्थ रात को लेट सोया था इसलिए वो अभी तक सो रहा था। सारा सिद्धार्थ के लिए कॉफी रेडी करके एक सर्वेंट के हाथों, जिसका नाम मनोज था, भेज देती है। मनोज कॉफी लेकर आता है और साइड टेबल पे रख देता है और सिद्धार्थ को आवाज लगता है। सिद्धार्थ काफी गहरी नींद में सोया हुआ था इसलिए उसे मनोज की आवाज सुनाई ही नहीं देती है, लेकिन मनोज को सारा ने बोला था कि वो सिद्धार्थ को उठाए बिना ना आए वरना उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मनोज थोड़ा झुक के सिद्धार्थ को हिलाता है कि सिद्धार्थ थोड़ी आंखें खोल के देखता है, लेकिन सामने खड़े इंसान को देख के उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही खुल जाती है, क्योंकि सामने खड़े इंसान को देख के उसे एक ही लाइन याद आ रही थी, मुँह छोटो नाथुलाल जैसी। सिद्धार्थ एक झटके से उठ के बैठ जाता है और मनोज को जाने का इशारा करता है। मनोज के जाने के बाद सिद्धार्थ खुद से ही बात करते हुए बोला, किसी को यमराज के पास पहुंचाना हो तो सुबह इसकी मूंछ देख ले, फांसी के लिए रस्सी की भी जरूरत ना पड़े। और ये बीवी कहा गई, जब मैंने इसे बोला था कि मेरी कॉफी खुद लेके आए फिर इसने मुझे इग्नोर किया कैसे। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ऊपर से इस नाथुलाल को भेज दिया, मुझे सुबह सुबह मिनी हार्ट अटैक आ गया। थोड़ी देर खुद से बात करके जब उसका मन भर जाता है तो वो उठ के बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में सब लोग रेडी होके नाश्ते के लिए आ जाते हैं। सारा को सिद्धार्थ के फेस से ही समझ आ रहा था कि वो नाराज है, लेकिन उसे नाश्ता बनाने के लिए देर हो रही थी इसलिए उसने मनोज को भेजा था। सिद्धार्थ बिना उसकी ओर देखे ही नाश्ता करने लगा, जो सारा भी बखूबी समझ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक शर्त आती है और वो थोड़ा जोर से बोली, जी सुनिए, आप और पराठा लेंगे क्या। सारा की बात सुन के सबकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है। वही बेचारा सिद्धार्थ जो जूस पी रहा था वो सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो आंखें फाड़े अपनी प्यारी बीवी को देखने लगता है। फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, बीवी तुम क्या चाहती हो कि मैं आज ही भगवान को प्यारा हो जाऊं, मुझे ये मिनी हार्ट अटैक देना बंद करो। सारा जल्दी से अपना सिर ना में हिलाती हुई बोली, नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझसे अगर कोई भूल हो गई है तो मुझे अपनी दासी समझ के माफ कर दीजिए। सारा की बात सुन के सब मुंह दबाए हंसने लगते हैं। वही सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि आज उसकी बीवी उसकी फिरकी लेने के मूड में है। वो सबको घूर के देखता है तो सबकी हंसी उनके मुंह में ही दब जाती है और फिर मन ही मन बोला, बीवी तुम ऑफिस तो आओ, फिर निकलता हूँ तुम्हारा ये सारा पत्नी धर्म। उद्धरण। वो जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करके बाहर जाते हुए बोला, तुम विराज के साथ आ जाना, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस आऊंगा। वही उसके जाते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अर्नव और विराज जल्दी से सारा के पास जाके उसे साइड हक करके बोले, भाभी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। हिटलर सबकी बोलती बंद करता है और आज तो आपने उसके मुंह में ही साइलेंसर लगा दिया। एक बार फिर सब हंसने लगते हैं। वही सारा अपने चेहरे पे नकली हंसी लाते हुए बोली, मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब लग रहा है कि क्यों बोला। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस आंखों से ही मुझे जला के बोलेगा, ओम भट स्वाहा। पता नहीं ऑफिस में क्या हाल करेगा वो आज मेरा। सारा और विराज दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही सिद्धार्थ भी अपनी मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। उसकी मीटिंग मिस्टर नारायण के साथ होने वाली थी। ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर ये उसे मिलता है तो उसकी कंपनी को काफी प्रॉफिट होता। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वही सारा और विराज ऑफिस पहुंच जाते हैं। सारा सिद्धार्थ के केबिन में जाके काम करने लगती है और विराज अपने केबिन में चला जाता है। प्रिया पहले ही विराज के केबिन में होती है। वो विराज को देख के उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। विराज को आज प्रिया कुछ बदली बदली लग रही थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुप ही रहता है। प्रिया भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती, या ये कह सकते हैं कि उसे इग्नोर कर रही थी। कल जो भी हुआ उसके बाद वो विराज को इग्नोर कर रही थी। विराज भी ये देख रहा था कि प्रिया उसे इग्नोर कर रही है। वो भी अपना काम करने लग जाता है, लेकिन उसे तो प्रिया की चपट चपट की आदत हो गई थी। वो थोड़ी देर तो खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो उसे परेशान करने के लिए बोला, क्या बात है अनारकली, क्या तुम्हारा जहर खत्म हो गया है जो तुम आज मुझे डस नहीं रही। प्रिया को विराज की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर लेती है और चुप ही रहती है। प्रिया को जवाब ना देता देख अब विराज को गुस्सा आने लगता है।
वो फिर से अपना काम करने का दिखावा करने लगता है, लेकिन उसे तो प्रिया से लड़ाई करनी थी। उसे कहाँ चैन आता। वो प्रिया की बातों को बड़ा मिस कर रहा था, इसलिए वो प्रिया को और गुस्सा दिलाने लगता है। कभी उसे कॉफी के लिए बोलता और जब लेके आती तो उसे ठंडी है कहकर वापस कर देता। कभी उससे पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स को फिर से रीड करवाता, कभी कुछ और। प्रिया को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल ही करके रखती है और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक बार उसको कुछ बोलना शुरू कर दिया तो फिर उन दोनों की लड़ाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और कल का सीन याद करके वो आज विराज से पंगा नहीं लेना चाहती थी। विराज फ्रस्ट्रेशन से फुल होके गुस्से से केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया चैन की सांस लेती है और अपने कंधे थपथपाते हुए बोली, वेल डन प्रिया, तूने कर दिखाया। इस चमगादड़ से दूर ही रह, जैसे इसने तेरी फर्स्ट किस चुरा ली। पता नहीं ये बूढ़ा कबाड़ी और क्या कर दे तेरे साथ। तो उसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट का रिस्क नहीं ले सकती, पता नहीं कब उसका फ्यूज उड़ जाए, फिर तेरा क्या होगा। प्रिया अपने मन के ख्यालों को आगे बढ़ा पाती कि उससे पहले ही विराज गुस्से से केबिन में आता है और उसकी कमर पकड़ के उसको दीवार से लगा देता है और उसे किस करने लगता है। प्रिया उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन चुहिया सिर्फ पहाड़ खोद सकती है, उसको हिला नहीं सकती। कुछ देर में विराज का गुस्सा शांत होता है और वो प्रिया के होठों को छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता और गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, अपना ये मौन व्रत तोड़ो और मुझसे लड़ाई करो। समझी, अगर आज के बाद तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। और अगर अब तुमने ये अपने मुंह से साइलेंसर नहीं हटाया तो जो मैं हमारी फर्स्ट नाइट पे तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो आज ही कर दूंगा। और मुझे केबिन की इस टेबल पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बस अपना सोच लो, फिर अगर उठने की हिम्मत ना रहे तुम्हारी तो मुझे दोष बिल्कुल मत देना, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब कर दिया है तुमने। इतना बोल के विराज वहां से निकल जाता है। वही प्रिया उसकी बातें सुन के शर्म से पानी पानी हो गई थी। वही सिद्धार्थ अपनी मीटिंग खत्म करके ऑफिस वापस आ जाता है। वो अपने केबिन में जाता है और देखता है कि सारा काम में डूबी हुई है। सारा को देख के उसे सुबह वाली उसकी सारी हरकत याद आ जाती है, मूंछों से लेके पति परमेश्वर तक। और अब परेशान होने की बारी सारा की थी। वो अंदर जाता है। किसी के केबिन में होने की आवाज से सारा का ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें उठा के देखती है। सामने सिद्धार्थ उसे ही घूरे जा रहा था और उसको ऐसे देख के सारा की जान हल्क में अटक रही थी। वो अपना स्लाइवा अंदर ले जाते हुए खड़ी हो जाती है और अपने कोलगेट वाले दांतों का प्रचार करते हुए सिद्धार्थ को गुड मॉर्निंग बोली। सिद्धार्थ उसके पास जाते हुए बोला, सुबह तो बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें बीवी। बड़ा पति परमेश्वर कर रही थी, बहुत पत्नी वर्ता बन रही थी। सिद्धार्थ के पास आने से सारा वही सोफे पे ही गिर जाती है। सिद्धार्थ उस पे झुकता है और उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को रख के बोला, बीवी पत्नी के तो बहुत सारे धर्म होते हैं, पति को खुश रखना भी पत्नी का धर्म होता है, तुम्हें तो पता ही है। उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखना भी पत्नी का धर्म होता है। सारा को उसकी डबल मीनिंग बातें सुन के पसीने आने लगते हैं। वो हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? ओह कम ऑन बेबी, तुम बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। वैसे भी अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, कभी ना कभी तो ये सब होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? वैसे भी ऑफिस में करना थोड़ा एडवेंचर्स होगा। इतना बोल के सिद्धार्थ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके पास जाने लगता है कि सारा जल्दी से ना चिल्लाते हुए उसे धक्का देके भागने लगती है कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। दोनों ही एक साथ सोफे पे गिर जाते हैं। सारा सिद्धार्थ के ऊपर होती है। वो कुछ रिएक्ट कर पाते कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है और प्रिया अपनी ही धुन में अंदर घुस जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अब तक सिद्धार्थ नहीं आया है और उसकी दोस्त वहां अकेले होगी। लेकिन सामने का नजारा देख के उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए बोली, सारा मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माना बॉस हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उन्हें सेड्यूस करे। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में जो तुझे मैं नहीं दिखाई दी? वैसे भी कई तुझसे छोटी हूँ तो पहला नंबर कायदे से मेरा होना था। वही सारा और सिद्धार्थ मुंह फाड़े उसे देखे जा रहे थे। उद्धरण। सिद्धार्थ के केबिन में सिद्धार्थ सारा को परेशान किए जा रहा था कि सारा उसे थोड़ा धक्का देके जाने लगती है कि सिद्धार्थ सारा का हाथ पकड़ के खींच लेता है और वो संभल नहीं पाते और सोफे पे गिर जाते हैं। सारा सिद्धार्थ के ऊपर होती है। देखने से ऐसे लग रहा था कि सारा सिद्धार्थ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और प्रिया बिना देखे ही अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोली, हे माता जी, ये क्या दिखा दिया मुझे? ये देखने से पहले केबिन का डोर बंद क्यों नहीं हो गया? प्रिया को सामने देख के सारा के होश उड़ गए थे। वही सिद्धार्थ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ सारा को उठाने में हेल्प करता है, आ जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और अपना काम करने लग जाता है। प्रिया मुंह फाड़े देखे जा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है।
सिद्धार्थ ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो एक्सेस ही ना करती जो वहाँ वही सारा के पसीने छूटे जा रहे थे कि अब वो अपनी इस एंग्री बर्ड दोस्त को कैसे सब समझाएगी। तब तक विराज भी वहाँ आ जाता है। वो प्रिया को सिद्धार्थ के केबिन में देख के बोलने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया का पारा पहले ही हाई हो चुका था, बाकी की कसर विराज ने पूरी कर दी थी। प्रिया को विराज की सारी हरकतें याद आ रही थी। वो गुस्से से विराज के पास जाती है और उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सुनो मिस्टर बूढ़े कबाड़ी, मेरा दिमाग पहले ही गर्म है, मुझे मेरी दोस्त से बात करनी है, तो अपना ये गटर जैसा मुंह बंद ही रखो। प्रिया की बातें सुन के विराज को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा कंट्रोल करके अपने दांत पिसते हुए बोला, लेकिन मैंने किया क्या है? उसकी बात सुन के प्रिया बोली, सुनो मिस्टर, बिना जूस के टिंडे, बिन पैदे के लोटे, घिसे हुए साबुन अपना मुंह बंद करके रखो, वरना तुम्हें अभी ये से उठा के फेंक दूंगी। अगर फिर भी तुम बच गए तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दूंगी। विराज कुछ बोलने को होता है कि सिद्धार्थ उसे इशारे से रोक देता है। विराज से निबट के प्रिया सारा की ओर मुड़ती है और अपनी एक आईब्रो उठा के उसे देखती है जैसे पूछ रही हो ये सब क्या है। सारा आगे आए और प्रिया को पानी का ग्लास देते हुए बोली, पहले तू शांत हो जा, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। प्रिया शान से अपने सर को ऊपर उठते हुए बोली, जहाँ मेरी इज्जत ना हो वहाँ का पानी भी पीना मुझे गवारा नहीं है। वही प्रिया के इतने भरी भरकम डायलॉग से विराज और सिद्धार्थ दोनों को हो चक्कर आने लगते हैं, पर सारा तो मुंह में दही जमाए खड़ी थी। अब कुछ बोलोगी या नहीं? प्रिया आगे बोली। सारा बेचारा सा मुंह बना के सिद्धार्थ की ओर देखती है जैसे बोल रही हूँ, इस मुसीबत में तुमने मुझे डाला है तो तुम ही मुझे बाहर निकालो। लेकिन सिद्धार्थ उसे मुस्कुराते हुए एक आंख मार देता है और अपने हाथ खड़े कर देता है जैसे बोल रहा हो, तुम्हारी दोस्त है, तुम ही जानो, और वापस अपना काम करने लगता है। सारा प्रिया को सोफे पे बैठती है और थोड़ा डरते हुए बोली, मेरी शादी हो गई है। प्रिया शौक से खड़े होते हुए चिल्लाती है, क्या, कब, किससे? कहीं तुमने किसी बूढ़े से शादी तो नहीं कर की है? अरे उससे अच्छा तो शिवम है। सिद्धार्थ को खुद के लिए बुरा सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी चेयर पे बैठा बैठा ही थोड़ा जोर से बोला, उसकी शादी मुझसे हुई है, और तुम्हें मैं किस एंगल से बुरा लगता हूँ? प्रिया सिद्धार्थ की बात सुन के बेहोश हो जाती है। विराज और सारा उसे सोफे और लेटाते हैं और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें डालते हैं। थोड़ी देर में प्रिया को होश आता है और वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है और सारा को गले लगा लेती है और बोली, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मिस्टर एस सिया सिद्धार्थ सिंघानिया बन गई है। प्रिया खुशी से पागल हो गई थी। सारा प्रिया को बैठा देती है और उसे सारी स्टोरी सुना देती है। पूरी बात सुनने बाद प्रिया विराज की ओर घूर के देखती है जैसे बोलना चाह रही हो, दोनों भाई एक जैसे ही है, जबरदस्ती करने वाले शैतान। वो चारों थोड़ी देर और बातें करते हैं। उसी के बाद विराज और प्रिया अपने केबिन में चले जाते हैं और सारा और सिद्धार्थ अपना काम करने लगते हैं। लेकिन सारा सिद्धार्थ से थोड़ा नाराज हो गई थी, ऊपर से उसे बीती बातें भी याद आ गई थी, तो वो थोड़ा अपसेट हो गई। दोपहर से शाम हो जाती है और सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर को निकल जाते हैं। आज प्रिया को विराज जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। वक्त तो वो भी विराज के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन थोड़ा भाव खाना तो हम लड़कियों का परम सिद्ध अधिकार होता है। थोड़ी सी गालियां विराज को सुनाने के बाद प्रिया का पेट डिनर के लिए खाली हो गया और वो विराज के साथ निकल जाती है। वही ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आर्यन अपनी कार में बैठा सारा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारा यही काम करती है, तो वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वहां बैठा हुआ था। पर उसे क्या पता था कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, क्योंकि उस दाल में तो सिद्धार्थ पहले ही अपने प्यार की सीटी बजा चुका था। सभी एम्प्लॉय के जाने के बाद कुछ देर में सिद्धार्थ भी सारा के साथ निकल जाता है, लेकिन उसकी कार के अंदर का नजारा कोई नहीं देख सकता था, तो आर्यन को पता नहीं चलता कि अंदर सारा भी है। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देख लिया था और गुस्से से उसकी मुठिया भींच गई थी। वही इन सब से बेखबर आर्यन सारा का वेट करता रहता है। वही सारा सिद्धार्थ से नाराज थी, क्योंकि ऑफिस में उसकी मनमानी की वजह से उसे कितनी शर्मिंदगी हुई थी प्रिया के सामने। वो पूरे रास्ते सिद्धार्थ से बिल्कुल बात नहीं करती। घर जाकर सारा सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी आ जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। लेकिन सारा उससे नाराज थी, तो उसे इग्नोर करके बाथरूम में जाने लगती है कि तभी सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सारा सिद्धार्थ के सडन एक्शन से थोड़ा डर जाती है और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे नीचे उतारो। सिद्धार्थ बेशर्मी से बोला, वो क्या है ना बीवी, पानी की कितनी शॉर्टेज चल रही है, तो हम दोनों साथ में नहाते हैं और थोड़ा पानी बचाते हैं। उसकी बात सुन के ही सारा की बॉडी गर्म होने लगती है और वो जल्दी जल्दी अपना सरनामे हिला देती है। सिद्धार्थ सारा की बातों को पूरा इग्नोर कर देता है और उसे ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। सारा वहां से जाने लगती है कि सिद्धार्थ उसकी कमर पकड़ के खुद से चिपका लेता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही अपने एक हाथ से अपनी शर्ट का बटन खोल के अपनी शर्ट निकाल देता है।
सिद्धार्थ के हाथ सारा की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। सिद्धार्थ के हर मूव से सारा की बॉडी में कट दौड़ रहा था। थोड़ी देर में सारा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सिद्धार्थ उसे छोड़ देता है और उसको पलट के उसके पेट पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है। सिद्धार्थ सारा के बालों को एक साइड करता है और उसके कुर्ते की डोरी खोल देता है। सारा अपनी कुर्ती को हाथों में कस के पकड़ लेती है। सिद्धार्थ थोड़ा नीचे बढ़ता है और अपने मुंह से ही सारा के कुर्ती के हुक खोल देता है। उसके कुर्ते को उसके कंधों से नीचे करके उसको किस और बाइट करने लगता है। थोड़ी देर में सारा की कुर्ती फर्श पे पड़ी हुई थी और वो सिद्धार्थ के सामने ब्लैक ब्रा में खड़ी थी। सिद्धार्थ के हाथ सारा के पेट पे चल रहे थे। वो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगता है कि सारा उसके हाथों को पकड़ के रोक लेती है और अपना सिर नीचे करके बोली, सिद्धार्थ प्लीज आगे नहीं। सिद्धार्थ उसकी बात सुन के मुस्कुरा उठता है और उसके कान को किस करते हुए बोलता है, ओके माय लव, आगे हम तभी कंटिन्यूज करेंगे जब तुम्हारी मर्जी होगी। और इतना बोल के वो बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं और सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही इन सब से दूर होटल मरीन में मिस्टर नारायण एक लड़की के साथ बिना कपड़ों के बेड पे लेट हुए थे। उस पूरे रूम में सिर्फ इस लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बोल रही थी, मिस्टर नारायण मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब मुझे नहीं लगता कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे। उस लड़की की बात का जवाब देते हुए मिस्टर नारायण बोलते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए समीरा जी, ये प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलेगा, बस आप यूं ही मुझे खुश कर दिया कीजिए कभी कभी, तो उसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी। आप बस कल आपकी जीत की खुशी में अगर मुझ नाचीज से मिलने फिर आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको आगे के किसी प्रोजेक्ट में परेशान करता। मिस्टर नारायण की बात सुन के समीरा बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और मैं मेरा। उद्धरण वही आर्यन घर में बने बार में देवदास बना हुआ था। वही उसके पास खड़ा रिवान उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, सर आपने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन आर्यन किसकी सुनने वाला था। वो एक बोतल हाथ में लेके रिवान के पास जाके बोला, जब मैंने उसे खुद अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखा है तो वो बाहर कैसे नहीं आई। आसमान निगल गया या धरती खा गई उसको, या फिर उसने कंपनी की बिल्डिंग के नीचे से ही कोई सुरंग तो नहीं बना रखी है अपने घर तक। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पे रिवान, आर्यन गुस्से से चिखते हुए बोले जा रहा था। थोड़ी देर में आर्यन पीते पीते बेहोश हो जाता है और रिवान उसे ले जाके बेड पे सुला देता है और बोलता है, ये हवसी कब सुधरेगा। अगर उस डेविल सिद्धार्थ को पता चल गया कि इसकी नजर उसकी एक एम्प्लॉय पे है तो वो इसको फाड़ के रख देगा। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। इतना बोल के वो भी रूम से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। वही सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में बैठा किसी से कुछ बात कर रहा था। उसके साथ विराज भी था। कॉल काट के सिद्धार्थ विराज की ओर एक कातिलाना स्माइल करता है और रूम से बाहर जाते हुए बोलता है, चलो सो जाते हैं, कल की सुबह बड़ी कातिलाना होने वाली है। और दोनों जाके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। उद्धरण चैप्टर 12 प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट और न्यू एंट्री। सब लोग अपना अपना दाव चल चुके थे। सबको बस कल का इंतजार था, कौन बनेगा बादशाह और किसको मिलेगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग समीरा अपने घर ना जाके आर्यन के घर चली जाती है। उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था तो वो पेन किलर खा लेती है और फिर एक हॉट शावर लेके बिना कपड़ों के ही सो जाती है। क्योंकि प्रोजेक्ट किसको मिला है ये अनाउंसमेंट रात को मिस्टर नारायण के घर होने वाली पार्टी में अनाउंस होगा, क्योंकि आज उनकी बेटी का बर्थडे है और उन्होंने ये अपनी बेटी के बर्थडे की खुशी पर ही लॉन्च करने का सोचा था। समीरा शांति सो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि जो भी उसने किया है उसके बाद प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा जिसे वो चाहती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो प्रोजेक्ट किसे मिले, वो बस ये चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ को ना मिले और उसे नुकसान हो, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जिसको भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसके लिए टॉप पोजीशन पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले सिंघानिया अंपायर फर्स्ट पोजीशन पर था, लेकिन अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट ना मिले तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसलिए सबने इस प्रोजेक्ट के लिए दाव खेला था। आर्यन की भी रात की उतरी नहीं थी, वो भी घोड़े बेच के सो रहा था। सिद्धार्थ और विराज सिद्धार्थ के केबिन में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके फेस पर चिंता की लकीरें थी। सिद्धार्थ बार बार अपना फोन चेक कर रहा था जैसे किसी का कॉल आने का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी देर के इंतजार के बाद सिद्धार्थ का फोन बजता है और वो जोड़ी से कॉल अटेंड करके बोला, हाँ कबीर बोलो क्या खबर है। सामने से कबीर कुछ बोला और सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर देता है। उसके बाद सिद्धार्थ और विराज दोनों ही ऑफिस से निकल जाते हैं। जाने से पहले सिद्धार्थ सारा को बता देता है कि उसे आज एक पार्टी में जाना है तो घर आने में देर हो जाएगी। वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए। दोपहर में आर्यन की नींद खुली और वो घड़ी में टाइम देखता है। टाइम देख के उसकी आंखें पूरी खुल जाती है। वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर में वो रेडी होके हाल में बैठा हुआ था और उसके सामने रिवान खड़ा था।
आर्यन रिवान को घूरते हुए बोला, समीरा कहाँ है और काम हुआ कि नहीं? सर, समीरा में गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही है और सर काम भी हो चुका है। रिवान की बात सुन के आर्यन के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई और वो उसे जाने का इशारा करके खुद गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। वो गेस्ट रूम के अंदर जाके डोर लॉक करता है और समीरा की ओर बढ़ जाता है। समीरा को देख के वो अपना कंट्रोल खोने लगता है क्योंकि समीरा ने खुद को सिर्फ लव बॉडी को ही ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। आर्यन समीरा की बॉडी पर हाथ फिराने लगता है। किसी को अपने रूम में महसूस करके समीरा अपनी आंखें खोलती है और सामने आर्यन को देख के उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी बाहें फैला देती है और आर्यन को अपने पास आने का इशारा करती है। आर्यन भी खुश होकर उसके पास जाता है और उसके होठों पर किस करके बोला, बेबी तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन माय लव, उस बूढ़े ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? उस सिद्धार्थ सिंघानिया ने जो दर्द मुझे दिया है उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है, और अब वो भुगतेगा, उसे भी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। आर्यन बात को बदलने के इरादे से बोला, वैसे बेबी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरा कंट्रोल खो दूं और तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। तुम्हें रोका किसने है? समीरा एक आईब्रो उठा के बोलती है। उसकी बात सुन के तो आर्यन को लाइसेंस मिल जाता है, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। वो अपने कपड़े उतार देता है और समीरा के ऊपर आ जाता है। वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। समीरा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, लेकिन वो उसके गले में ही दबी रह जाती है क्योंकि कल रात को मिस्टर नारायण ने उसे बुरी तरह नोचा था और इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। थोड़ी देर में उस पूरे रूम में समीरा की सिसकियां गूंजने लगती है। करीब 2 घंटों के बाद वो दोनों वैसे ही उस ब्लैंकेट में सो जाते हैं। दिन से रात होती है और आखिर वो पल भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। सिद्धार्थ ने आज ब्लैक कॉलियर का टक्सिडो पहना था और वही विराज ने ब्लू कलर सिलेक्ट किया था। दोनों ही बिल्कुल जहर लग रहे थे। वही समीरा और आर्यन ने मैचिंग ड्रेस कैरी करी थी। समीरा ने ब्लू कलर का गाउन पहना था जो को ऑफ शोल्डर था और उसमें थाई तो कट लगा हुआ था। वही आर्यन ने ब्लू सूट कैरी किया था और वो दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पार्टी मिस्टर नारायण के घर पर ही होने वाली थी। सब लोग रेडी होकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले वहां आर्यन और समीरा पहुंच जाते हैं। उनके वहां आते ही मीडिया उन पर सवालों की बौछार कर देती है और वो दोनों भी खुशी से सबका जवाब देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां द सिद्धार्थ सिंघानिया की एंट्री होती है। सिद्धार्थ के आते ही पूरी मीडिया उसे घेर लेती है, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड उसको और विराज को कवर कर लेते हैं और सिद्धार्थ बिना किसी को जवाब दिए ही अंदर बढ़ जाता है। सिद्धार्थ और विराज के आते ही सब लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाता है। सिद्धार्थ के आते ही मिस्टर नारायण उनका वेलकम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ मिस्टर नारायण को देख के एक डेविल स्माइल करता है और उनसे मिलके वो और विराज दोनों ही अपने लिए एक चेयर देख लेते हैं और उस पर राजा की तरह बैठ जाते हैं। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे कि एक बार सिद्धार्थ से बात हो जाए। कुछ तो अपनी परियों को भी लेके आए थे कि सिद्धार्थ की नजर उनकी बेटी पर पड़ जाए और उनके भाग खुल जाए, लेकिन सिद्धार्थ तो अपनी प्यारी बीवी की फोटो देख के मुस्कुराए जा रहा था। वही सिद्धार्थ को देख के आर्यन और समीरा के अंदर आग लग जाती है, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि आज सिद्धार्थ को उसकी जिंदगी की पहली हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए दोनों खुश थे। अचानक आर्यन को पता नहीं क्या सूझा कि वो सिद्धार्थ के पास गया और बोला, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप अकेले? आपकी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाई दे रही या फिर वो कुछ ज्यादा ही डाउन मार्केट गई कि आपको उसे सबके सामने लाने में शर्म आती है? सिद्धार्थ उसकी बात पर एक छोटी सी स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। आर्यन को उसके कुछ ना बोलने से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में मिस्टर नारायण स्टेज पर खड़े होते हैं माइक लेके और वो बोले, आप सबका यह आने के लिए दिल से शुक्रिया। आज इस पार्टी की 2 वजह है। पहली तो ये कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और दूसरी ये कि आज मैं अपनी बेटी को अपना सब कुछ सौंप के रिटायर होने वाला हूँ। और रही बात उस प्रोजेक्ट की, तो वो किसको मिलेगा ये मेरी बेटी अनाउंस करेगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट वही हैंडल करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय डॉटर निकिता। मिस्टर नारायण के उतना बोलते ही एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर गिरती है और एक लड़की जिसने एक शॉर्ट बॉडी फिटेड ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निकिता के जूनियर वर्जन की ड्रेस हो और उसने आज के लिए ही संभाल रखी हो। उसकी बॉडी उस ड्रेस में पूरी रिवील हो रही थी। आप सब उर्फी जावेद के ड्रेस सोच सकते हैं, कुछ ऐसा ही निकिता ने पहना था। चेहरे पर 4 किलो मेकअप के साथ वो अपने 800 किलो के एटीट्यूड को लेके नीचे आए। आपके बारी लड़कों की थी मुंह फाड़ने की, लेकिन हमारे सिद्धार्थ और विराज महाशय, इनको तो निकिता के वहां होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए वहां आए थे। उन्होंने एक नजर भी उनको नहीं देखा, लेकिन निकिता की नजर सिद्धार्थ पर जा चुकी थी और वो लस्ट भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी।
वो धीरे धीरे स्टेज पर आए और अपने डैड के पास गई और थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद केक कट होने की अनाउंसमेंट हो गया। केक कट होने के बाद निकिता स्टेज पर आए और बोली, हेलो एवरीवन, मेरी बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा धमाल तो बनता है। सो गाइज अपने अपने पार्टनर का हाथ थाम लीजिए दिल खोल के डांस करने के लिए। हाल की लाइट्स ऑफ होती है और कुछ डांसिंग लाइट्स ऑन हो गई और म्यूजिक हो गया। गाने के शुरू होते ही सब लोग स्टेज पर आ जाते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। समीरा भी आर्यन के साथ स्टेज पर आ जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वो आज अपनी जीत की खुशी में डांस कर रहे थे, लेकिन किसको पता कि क्या होने वाला था। निकिता भी सिद्धार्थ के पास जाके उससे डांस के लिए आ चुकी है, लेकिन सिद्धार्थ उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो वहां है ही नहीं। निकिता के काफी इंसिस्ट करने के बाद सिद्धार्थ विराज का हाथ उसके हाथ में दे देता है और खुद अपने फोन में बसीज हो जाता है। विराज को देख के निकिता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर में सबके पार्टनर चेंज होते हैं और निकिता आर्यन के पास आ जाती है और समीरा और विराज कहीं और। लेकिन समीरा को देखते ही विराज का मुंह बन जाता है, वो डांस छोड़ के ही वापस आ जाता है। लेकिन बेचारी समीरा जो घूमते हुए उसके पास आ रही थी वो संभल नहीं पाती, गिर जाती है। वो खुद को ठीक से खड़ा करती है और काउंटर पर जाके पैनी लगती है। वहीं निकिता को देख के आर्यन जा दिल गोते खा रहा था। थोड़ी देर में सबका डांस खत्म होता है और एक बार फिर निकिता स्टेज पर होती है और बोलती है, जिस बात का सबको इतना इंतजार था अब वो पल आ गया है, तो मुझे ये अनाउंस करते हुए बड़ी खुश हो रही है कि ये प्रोजेक्ट सिंघानिया अंपायर के सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया को मिलता है। अनाउंसमेंट सुन के किसी का चेहरा खिल जाता है तो किसी का डाक हो जाता है। वही निकिता अपने मन में होती है, मजा आएगा तुम्हें अपना बनाने में मिस्टर सिंघानिया। निकिता स्टेज पर गई और ये अनाउंस करती है कि प्रोजेक्ट सिंघानिया इंडस्ट्री को मिला है। ये बात सुन के जहाँ सिद्धार्थ और विराज के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, वही समीरा और आर्यन का चेहरा काला पड़ जाता है। आर्यन गुस्से से काउंटर पर रखी सारी चीज तोड़ देता है। वही सिद्धार्थ अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल लेके स्टेज पर जाता है और उसी साथ ही विराज भी। निकिता वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर्पस लेकर आए और सिद्धार्थ और निकिता उस पर साइन करते हैं। निकिता सिद्धार्थ से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करती है कि सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। विराज बात को संभालने के लिए खुद हैंडशेक करता है और फिर वो भी वहां से निकल जाता है। सब लोग सिद्धार्थ के नेचर से अच्छे से वाकिफ थे तो कोई कुछ भी नहीं बोला। वही निकिता जाते हुए सिद्धार्थ को देख के अपने मन में बोली, मजा आएगा तुम्हें अपना बनाने में। सिद्धार्थ वहां से निकल के बाहर आ जाता है। वो वहां से जाने को होता है कि तभी आर्यन वहां आ जाता है और वो आते ही बोला, आज की तेरी इस खुशी को अगर मैंने गम में नहीं बदला तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। बहुत आसमान में उड़ रहा है ना तू, एक दिन तुझे अपने इन्हीं पैरों तले रौंद दूंगा और तेरी वो महबूबा वो तो मेरे बिस्तर पर होगी। उसने इतना ही बोला था कि आर्यन उसका गला पकड़ के उसे उठा के फेंक देता है। सिद्धार्थ इतना गुस्से में था कि उसने आर्यन को इतनी जोर से पटक दिया था कि वो गाड़ी पर गिरा था और गाड़ी का फ्रंट मिरर बिल्कुल चूर चूर हो गया था। सिद्धार्थ गुस्से से पागल हो गया था। वो आर्यन का पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। सिद्धार्थ इतना गुस्से में था कि उसके बॉडीगार्ड्स की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। अब तक विराज भी वहां पर आ चुका था। सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देख के उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसके पास जाके उसे शांत करने की कोशिश करता है। बाहर हो रहे शोर को सुन के सब लोग बाहर आ चुके थे। सिद्धार्थ आर्यन को खड़ा करके उसके गले में हाथ डाल के उसे दबाने लगता है। विराज जल्दी से बॉडीगार्ड्स को आर्यन को सिद्धार्थ से अलग करने को बोला। सारे बॉडीगार्ड्स और विराज खुद आर्यन को सिद्धार्थ से बचने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बॉडीगार्ड्स आर्यन को लेके चले जाते हैं और विराज सिद्धार्थ को शांत करवाने लग जाता है। सिद्धार्थ का ऑरा ऐसा था कि सारे मीडिया वाले अपने कैमरे को बंद करके खड़े थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि नजर उठा के देख सके। वहां खड़े सब लोग अपना सिर झुकाए खड़े थे। विराज सिद्धार्थ को वहां से लेके निकल जाता है। डायनासोर मुंह से आग उगलते थे, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें ही सबको राख कर रही थी। सिद्धार्थ का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था तो विराज उसे लेके फार्म हाउस चला जाता है। फार्म हाउस पहुंचते ही सिद्धार्थ गुस्से से सारी चीज को तोड़ने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने पूरे फार्म हाउस का नक्शा ही बदल दिया था और अब बेचारे पंचिंग बैग की शामत आई थी। उसने पंचिंग बैग पर मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। उसके हाथों में भी चोट लग चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जाके वो शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपने गुस्से को शांत करने लगता है, लेकिन उसे रह रह के आर्यन के बोल सुनाई दे रहे थे। थोड़ी देर में वो फार्म हाउस से निकल के सिंघानिया पैलेस के लिए निकल जाता है। वही विराज इन सब से बेखबर अपना मस्त घोड़े बेच के सोफे पर फटकार के सो रहा था। उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं थी। सिद्धार्थ घर आके सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसकी नजर सुकून से सोई हुई अपनी प्यारी बीवी पर जाती है। उसे देख के सिद्धार्थ का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है।
वो अपनी शर्ट निकाल के बेड पर लेट जाता है और सारा को अपनी बाहों में भर लेता है और हल्के से उसके होठों पर किस करके वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिद्धार्थ की नींद खुलती है तो सारा बेड के पास बैठ के उसके हाथ की ड्रेसिंग कर रही थी। सिद्धार्थ को जगा हुआ देख के वो बोली, ये चोट कैसे लगी? सारा की बात सुन के सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर थोड़ा रुक के बोला, गुस्सा आ गया था। ऐसा गुस्सा किस बात का? को खुद को ही चोट लगा ली सारा सिद्धार्थ को समझाते हुए बोलती है। और अगर गुस्सा आ भी गया था तो उसको इस तरीके से यूज करो कि जिसकी वजह से गुस्सा आया फिर वो दोबारा वैसी हरकत के बारे में सोचे ही ना। सारा की बात सुन के सिद्धार्थ को भी उसमें पॉइंट लगता है। सारा बैंडेज करके जाने लगती है कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे कस के गले लगा लेता है। सारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोला, प्लीज थोड़ी देर। उसकी बात सुन के सारा भी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में सिद्धार्थ उसके माथे पर किस करके बोला, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम ऑफिस चले जाना। और बिना गार्ड्स के बिल्कुल भी नहीं। सारा हाँ में सर हिला देती है। सिद्धार्थ जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है और सारा नाश्ता बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ता करके अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। सारा ऑफिस चली जाती है और सिद्धार्थ विराज के साथ अपने फार्म हाउस पर जाता है जहां उसने आर्यन को पकड़ रखा था। आर्यन की रात की चढ़ी हुई साड़ी उतर चुकी थी। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड ने उसे बुरी तरह मारा था। वही कबीर ने उसका ऑपरेशन कर दिया था। कबीर ने उसका ऐसा ऑपरेशन किया था कि आर्यन अब बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसने आर्यन के वोकल सिस्टम को ही बिगड़ दिया था। अब आर्यन की आवाज लड़कियों के जैसी हो गई थी और वो भी बच्चों वाली। कहने को कबीर ने आर्यन को आधी लड़की बना दिया था। सिर्फ आवाज से वो तो उसका पूरा ट्रांसप्लांट करने वाला था, उसके जेंडर का सिस्टम बिगड़ के, लेकिन विराज ने उसे रोक दिया था ये बोल के कि ये ऑपरेशन सिद्धार्थ खुद करेगा आर्यन का। थोड़ी देर में कबीर को सिद्धार्थ और विराज अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। वो उन दोनों का हाल में ही वेट कर रहा था। सिद्धार्थ एक नजर कबीर को देखता है और आगे बढ़ जाता है। फिर फार्म हाउस के बैक एरिया में जाके एक बटन प्रेस करता है कि फार्म हाउस के पीछे लगी घास हट जाती है और सीढ़ियां दिखाई देती है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आर्यन अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसको देख के सिद्धार्थ की आंखें फिर से लाल हो जाती है, लेकिन उसे सारा की सुबह वाली बात याद आती है और वो खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर कबीर को बोला, इसको इसकी महबूबा के पास पहुंचा दो। इतना बोल के सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है कि उसे आर्यन की न्यू आवाज सुनाई पड़ती है जो बोल रहा था, इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ। जहां उसकी आवाज सुन के विराज और कबीर की हंसी छूट जाती है। वही सिद्धार्थ एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा और बोला, गलतफहमी नहीं पालते, तुम्हें दर्द मिलेगा, हर रोज मिलेगा। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि ना तुम जी पाओ और ना ही मर। मैं तुम्हारी जिंदगी जानूं बना दूंगा। आर्यन हैरान होकर पूछा, कम से कम इतना तो बता दो कि ये सब तुमने किया कैसे? आर्यन की बात सुन के सिद्धार्थ कल की बात याद करता है। फ्लैशबैक, कबीर ने सिद्धार्थ के पास कॉल किया और बोला, सर वो नारायण हमें धोखा देने वाला है। प्रूफ मैं आपको भेज चुका हूँ, आप बोलो तो उसका काम तमाम कर दूं। उसे उठा लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और उसे कुछ मत करना कबीर। सिद्धार्थ कबीर को जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। सिद्धार्थ कबीर के भेजे हुए प्रूफ को चेक करता है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो विराज के साथ अपने फार्म हाउस पर आया जहां कबीर ने मिस्टर नारायण को पकड़ रखा था। मिस्टर नारायण सोफे पर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ गुस्से से चलते हुए अंदर आया और सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रख के बैठ गया। सिद्धार्थ को देख के मिस्टर नारायण बोले, मिस्टर सिंघानिया आपने मुझे इस तरह ये क्यों बुलाया है? सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, मिस्टर नारायण मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और फिर कबीर को इशारा करने लगा। कबीर मिस्टर नारायण के सामने उस होटल रूम की फोटो रख देता है जिसमें वो और समीरा साथ होते हैं। फोटो देख के मिस्टर नारायण के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ आगे बोला, मिस्टर नारायण आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के नाम है, अगर ये फोटोज उन तक पहुंच जाते तो कैसा हो? मिस्टर नारायण बोले, नहीं मिस्टर सिंघानिया आप ऐसा कुछ मत करिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अगर ये फोटोज मेरी वाइफ के पास चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वो प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल करता है और वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड आर्यन मुंह फाड़े सब सुन रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि कब सिद्धार्थ को उसके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने पासा पलट दिया। सिद्धार्थ और विराज वहां से वापस ऑफिस आ गए। सिद्धार्थ जब केबिन में आया तो सारा कुछ काम कर रही थी। उसने सिद्धार्थ पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन सिद्धार्थ के पास तो काम ही ये था। वो सारा का हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बैठा देता है और खुद सोफे पर लेट के उसकी गोद में सिर रख देता है। सारा को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो सिद्धार्थ से इशारों में पूछती है क्या हुआ, बस थोड़ी देर सिद्धार्थ उसे जवाब देता है।
सारा भी आगे कुछ नहीं बोलती और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। वही विराज अपने केबिन में आता है और प्रिया को खींच के दीवार से लगा के किस करने लगता है। थोड़ी देर की एक डीप किस के बाद विराज उसे छोड़ देता है। वहाँ विराज के फेस पर एक स्माइल थी, वही प्रिया उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हें फिर से किस चाहिए? विराज बेशर्मी से बोला। उसकी बात सुन के प्रिया जल्दी से ना में सिर हिलाती है और उसे धक्का देके भाग जाती है। वही सिद्धार्थ का केबिन खुलता है और एक शख्स अंदर आता है, जिसको देख के जहाँ सारा की हालत खराब हो गई थी वही सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। चैप्टर 13 सारा और सिद्धार्थ का रोमांस। सिद्धार्थ सारा की गोद में अपना सर रख के सोया हुआ था। अचानक उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और सामने खड़े शख्स को देख के सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है तो वही सारा के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। सिद्धार्थ जल्दी से खड़ा होता है और अपनी चेयर पर बैठ के अपना काम करने लगता है। डोर पर और कोई नहीं निकिता ही थी जो सिद्धार्थ से मिलने को उसके ऑफिस आ गई थी प्रोजेक्ट का बहाना लेके। सिद्धार्थ उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वो वहां एक्सिस्ट ही नहीं करती। निकिता सिद्धार्थ के इग्नोर करने पर गुस्से से लाल हो गई। सारा को देख के उसका दिमाग गर्म हो रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत रखते हुए अंदर आई। सिद्धार्थ के सामने खड़ी होके बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। सिद्धार्थ एक नजर निकिता की ओर देख के उसे गुड मॉर्निंग बोला और फिर से अपने काम में लग गया। सिद्धार्थ के कुछ ना बोलने पर निकिता को बड़ी चीड़ मचती है और वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया आप अपने क्लाइंट से ऐसे पेश आते हैं? मिस निकिता, पहली बात तो ये कि मैं अपने क्लाइंट से कैसे बात करता हूँ ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, और दूसरी बात ये कि मुझे बिन बुलाए मेहमानों की आदत नहीं है। सिद्धार्थ का इशारा निकिता की ओर था क्योंकि वो बिना अपॉइंटमेंट के ही आगती थी। निकिता अपनी बेइज्जती का घूर पी के भी शांत रहती है और बोली, मुझे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए मुझे आना पड़ा। ये प्रोजेक्ट मैं नहीं मेरा भाई विराज हैंडल करेगा, तो आपको जो भी बात करनी हो वो विराज से ही करना। इतना बोल के सिद्धार्थ अपने चेयर से उठता है और सारा को मीटिंग की फाइल्स लाने का बोल के वहां से मीटिंग रूम की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो करनी थी। वही निकिता का गुस्सा अपनी हद पर कर चुका था। सारा सिद्धार्थ की बात सुन के फाइल्स कलेक्ट करके जाने लगती है कि निकिता को सारा और सिद्धार्थ का पास होना याद आता है और वो सारा का रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। फिर उसे टाउंट मारते हुए बोली, इसीलिए मैं मिडिल क्लास लोगों से नफरत करती हूँ। जहाँ उन्हें थोड़ा सा भी चांस दिखता है वही वो लोग मुंह मारना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब है आपका? सारा ने गुस्से में पूछा। निकिता अकड़ दिखाते हुए बोली, इतनी भी तुम स्मार्ट नहीं हो जो मुझे बेवकूफ बना सको। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को गरीबी में जीना नहीं चाहती, इसलिए ही तो तुमने सोचा होगा बॉस अमीर है, हैंडसम भी है, ऊपर से सिंगल, तो क्यों ना चांस मार किया जाए। इसलिए तुम ये इतना रेडी होके आती हो ना कि अपने बॉस को सेड्यूस कर सके। पर तुम्हारी दाल यह नहीं गलेगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। सिद्धार्थ सिंघानिया सिर्फ मेरा होगा और तुम तो देखती रह जाओगी। इसलिए तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, दूर रहो उससे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जैसी दो कोड़ी की लड़कियों को उसके जैसे लड़के टिश्यू पेपर की तरह उसे करके फेंक देते हैं। उद्धरण उद्धरण। सारा को निकिता की बात सुन के गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करके जाने लगती है। उसके ऐसे जाने से निकिता को भी और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो गुस्से में सारा को मारने के लिए अपना हाथ उठा देती है। लेकिन उस हाथ सारा को छू भी पाता उससे पहले ही सारा उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देती है और बोली, अपना ये नाजुक हाथ संभाल के रखिए मैडम, कहीं टूट ना जाए, फिर आपको अपने चेहरे पर ये 400 किलो की लीपापोती के लिए भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। और एक बात, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपने पति के अलावा और कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। सबको अपना जैसा नहीं समझते, और अगर दोबारा तुमने मुझे हाथ लगन की कोशिश करी तो हाथ तोड़ के मुंह में दे दूंगी, ना कुछ बोल पाओगी ना ही ये एशियन पेंट लगा पाओगी। इतना बोल के सारा निकिता का हाथ छोड़ देती है और फाइल लेके वहां से चली जाती है। सारा के जाने के बाद निकिता अपना हाथ सहलाते हुए बोली, अगर तुम्हें ये से बाहर का रास्ता ना दिखाया तो मैं भी निकिता नहीं। सारा मीटिंग रूम में जाती है। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सारा का चेहरा अभी गुस्से से लाल हो रखा था। सिद्धार्थ उसकी ओर एक नजर देखता है लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोल पाता। वही प्रिया वॉशरूम से बाहर आती है और विराज के केबिन में चली जाती है। वो विराज को इग्नोर कर देती हैं और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में वहां निकिता आती हैं और विराज से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है क्योंकि वो ऐसे नहीं जा सकती थी। निकिता को देख के प्रिया का दिमाग खराब होने लगता है, या ये बोले कि उसे जलन हो रही थी। वो निकिता की ओर गुस्से में देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। विराज को उसकी ये जलन साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो प्रिया को परेशान करने के लिए निकिता के थोड़ा पास और उससे बात करने लगता है। प्रिया के सब्र का बांध टूटने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल ही करके रखती है। थोड़ी देर में निकिता वहां से चली जाती है
और विराज अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही अपना फोन उठा के उसे कान से लगा लेता है और बोलता है, जियान जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ, यह आग लगी हुई है। प्रिया को उसकी बातें अच्छे से समझ आ रही थी और उसके सब्र का बांध भी टूटता जाता था। वो गुस्से से विराज की चेयर के पास जाती है और एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ के बोली, ज्यादा किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने किसी के साथ चिपकना चालू कर दिया तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर दोबारा वो छिपकली या उसकी कोई रिश्तेदार मुझे तुम्हारे आसपास भी दिखाई देगा ना तो मैं तुम्हें यहीं से उठा के फेंक दूंगी और अगर फिर भी बच गए तो केरोसिन डाल के आग लगा दूंगी। विराज को प्रिया से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो उसके इस एक्शन से हैरान ही रह गया था और मुंह फाड़े सब देख रहा था। शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर को निकल जाते हैं। वही आर्यन के घर में डॉक्टर्स की पूरी टीम आर्यन का इलाज कर रही थी। वही समीरा और रिवान उसके पास ही खड़े थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स और रिवान बाहर होते हैं, उनके साथ समीरा भी होती है। हेड डॉक्टर आगे आता है और बोलता है, मिस समीरा, मिस्टर एरियन ठीक तो हो जाएंगे लेकिन उनकी आवाज कभी भी अब नॉर्मल नहीं होगी और एक बात, अब से जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो तो उन्हें अपनी हद में ही रहना होगा, क्योंकि अगर वो वाइल्ड हुए तो उन्हें ही नुकसान होगा और वो शायद फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर की बात सुन के समीरा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिद्धार्थ, विराज और सारा घर वापस आ जाते हैं। उन्हें सब लोग हाल में ही दिखाई देते हैं और किसी चीज पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो तीनों भी आज उन सबको ज्वाइन करते हैं तो सारा को पता चलता है कि कल सिद्धार्थ का बर्थडे है। सब लोग सिद्धार्थ की बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, लेकिन अभी सिद्धार्थ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था तो वो पार्टी के लिए मना कर देता है तो सबके चेहरे लटक जाते हैं। लेकिन वो सबको फार्म हाउस पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ पार्टी की परमिशन दे देता है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। सिद्धार्थ फ्रेश होने के लिए रूम में जाने लगता है और जाते जाते विराज को देखते हुए बोला, प्रिया को भी बुला लेना। ये प्रिया कौन है? दादी पूछती है। दादी वो भाभी की दोस्त है, विराज जल्दी से बोलता है। उसके बाद विराज भी जल्दी से बहाना लगा के भाग जाता है। सारा जब रूम में जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसका हैंडसम हब्बी सिर्फ एक टॉवल में अपने कान पर फोन लगाए किसी से बात कर रहा था। सिद्धार्थ को देख के सारा का गला सूखने लगता है। सारा खुद को कंट्रोल करके वहां से जाने लगता है कि सिद्धार्थ उसकी कमर पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है और अपना फोन कट करके बेड पर फेंक देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी नाक को उसकी गर्दन पर रब करते हुए बेहद ही सेड्यूस वॉइस में बोला, क्या देख रही हो बीवी, सब तुम्हारा ही है। उद्धरण उद्धरण। सिद्धार्थ के छूने से सारा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ को उसे देख के बड़ी हंसी आ रही थी। वो उसके गालों पर किस करते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं बीवी और तुम्हारा ये हाल है। जब कुछ करूंगा तो क्या होगा, और मुझे तो पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुन के सारा झट से अपनी आंखें खोल के बोली, नहीं मुझे सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए। मेरा क्या हाल होगा क्रिकेट टीम में। सारा अपनी धुन में बोले जा रही थी, वही सिद्धार्थ उसको देख के मुस्कुराए जा रहा था। जब तक सारा को रियलाइज होता है कि वो क्या बोल रही है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। उसके गाल लाल टमाटर हो गए थे। सिद्धार्थ उसको छेड़ते हुए आगे बोला, तो तुम्हें बच्चे चाहिए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया बीवी, मैं तो कब से तैयार हूँ। सारा का मन कर रहा था कि वो कोई गुड्डा खोद के उसमें छुप जाए, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ उसकी ओर झुकते हुए बोला, अब मेरी बीवी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू करूँ? सारा की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। वो अचानक ही बोली, दादी संभाल के। सारा की आवाज से सिद्धार्थ मड़ के देखता है और इतनी देर में सारा उसे धक्का देके भाग जाती है। सारा बाथरूम के डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और फिर बोली, बच गई। वही सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सारा फिर से उसका पोपट बन के चली गई। वो बाथरूम के डोर पर नोक करके बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया बीवी, इसकी सजा के लिए रेडी रहना। सब लोग थोड़ी देर के बाद डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ सारा सी कुछ नाराज था इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था। रूम में जाके सब लोग अपनी अपनी पैकिंग करने लगते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सब जल्दी ही फार्म हाउस के लिए निकलने वाले थे। सारा भी रूम में आके अपनी पैकिंग में लग जाती है। सिद्धार्थ ने अभी तक अपने लिए कोई पैकिंग नहीं की थी। वो अभी भी मुंह फुलाए बैठा था। सारा उसके पास आती है और बोली, कौन कौन से कपड़े रखने हैं। लेकिन सिद्धार्थ तो बच्चा बना हुआ था, वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सारा काफी देर तक उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ तो टस से मस भी नहीं हुआ। अब तो उसे भी सारा को स्टेन में मजा आ रहा था। लास्ट में वो हार मान के बोली, ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उद्धरण उद्धरण। अब तो मान जाओ। ठीक है, मान जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, सिद्धार्थ भाव खाते हुए बोलता है। और वो क्या है? सारा पूछती है।
वो ये है बीवी की कल है तुम्हारे क्यूट हैंडसम इकलौते पति का बर्थडे, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर लूँ तो बात ऐसी है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी कल पूरे दिन सारी बात मानोगी। नहीं बिल्कुल नहीं, पता नहीं तुम क्या मांग लो, मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती है, सारा थोड़ा डरते हुए बोली। ठीक है फिर तुम भी सॉरी भूल जाओ, और इतना बोल के सिद्धार्थ बालकनी में जाने लगता है। सारा जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और बोली ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई उल्टी सीधी शर्त नहीं मानूंगी। सारा की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है फंस गई अब तो तुम बीवी, कल आएगा मजा। अच्छा अब जल्दी से बताओ तुम्हें कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं, सारा पूछती है। सिद्धार्थ अपने कपड़े उसे दे देता है। सारा एक ही बैग में दोनों की पैकिंग कर रही थी क्योंकि वो 2 दिन के लिए ही फार्म हाउस जा रहे थे। सिद्धार्थ सारा को छेड़ते हुए बोलता है बीवी तुमने इतने कपड़े क्यों रखे हैं? मतलब मैंने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दिन के लिए और 2 रात के लिए रखे हैं, तुम्हारी लिस्ट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, सारा जवाब देती है। अरे नहीं यार बीवी, दिन वाले तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रात को कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, सिद्धार्थ शरारत से बोलता है और एक आंख मार देता है। सिद्धार्थ की बात सुन के सारा का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ का फोन रिंग करता है और वो फोन उठा के रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सारा एक चैन की सांस लेती है और जल्दी से पैकिंग खत्म करके सो जाती है। वही सिद्धार्थ अपने रूम से निकल के विराज के रूम में चला जाता है क्योंकि कबीर उसे कॉल कर रहा था। सिद्धार्थ रूम में जाके कॉल अटेंड करता है और फोन को स्पीकर पे डाल देता है। सामने से कबीर उसे बोलता है बॉस आप फार्म हाउस पे संभाल के रहना क्योंकि वो दोनों लैला मजनू मिलके कोई बड़ा कांड करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका पूरा प्लान मुझे पता नहीं चला है। मैंने सिक्योरिटी तो बढ़ा दी है लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप ध्यान से रहें वहाँ, और मुझे अगर कुछ और पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इतना बोल के कबीर कॉल कट कर देता है। क्या हम फार्म हाउस जाना कैंसिल कर देना चाहिए? विराज बोलता है। नहीं हम लोग जाएंगे, अगर हम वहाँ नहीं गए तब भी वो लोग कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे ही, सिद्धार्थ जवाब देता है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, हम मिलके संभाल लेंगे। इतना बोल के सिद्धार्थ वहाँ से निकल जाता है। सिद्धार्थ अपने रूम में आकर देखता है तो सारा सो चुकी थी। ये भी उसके पास जाके उसे बाहों में भर लेता है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है जितना सोना है तुम्हें आज सो लो बीवी, तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ, और फिर खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग जल्दी उठते हैं और बारी बारी रेडी होके हाल में आ जाते हैं सिवाय सिद्धार्थ के। अब भाई बर्थडे है जनाब का, थोड़ा भाव तो खाएंगे ही। दादी सारा को सिद्धार्थ को बुलाने के लूटे बोली। सारा रूम में जाती है और सिद्धार्थ को जगाने लगती है, लेकिन वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिद्धार्थ प्लीज उठ जाओ, दादी बुला रही है, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन वो तो अब भी नहीं हिलता, या ये बोलने की जानबूझकर उसको सता रहा था। ठीक है तुम सोते रहो, हम लोग अकेले ही चले जाएंगे, सारा बोली। अरे यार उठ गया, अब बर्थडे के दिन भी अगर बंदा भाव नहीं खाएगा तो कब खाएगा? सिद्धार्थ उठ जाता है और बेड के क्राउन से टेक लगा के बैठ जाता है। सारा उसकी ओर मुड़ती है और होले से बोली हैप्पी बर्थडे पतिदेव। सिद्धार्थ उसको देख के मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है इतना रूखा सूखा बर्थडे कौन सी बीवी अपने पति को विश करती है? इतना बोल के सिद्धार्थ उसे पलट देता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। एक लंबी डीप पैशनेट किस के बाद सिद्धार्थ उसे छोड़ता है और उसके ऊपर से उठते हुए होता है सॉरी टिंगली, लिपस्टिक खराब हो गई, कोई नहीं दोबारा लगा लेना। सारा खुद को ठीक करती है और सबके पास आ जाती है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ भी आ जाता है। सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं और वो बच्चों की तरह सबसे गिफ्ट मांगता है। थोड़ी देर में सब लोग फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, सिवाय विराज के क्योंकि वो प्रिया को लेने चला जाता है। विराज प्रिया के घर जाता है और डोर बेल बजाता है। प्रिया नींद में ही डोर पे खड़े इंसान को गालियां देते हुए उठ के डोर ओपन करती है, लेकिन सामने विराज को देख के उसका मुंह बन जाता है और वो बोली है अपनी ये सड़े हुए पकौड़ जैसी शक्ल लेके तुम ये क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह? तुम कभी तमीज से बात नहीं कर सकती क्या? जब देखो तब आग ही उगलती रहती हो, विराज बोलता है। तुम्हारी ये टिंडे जैसी शक्ल देख के मेरी सारी तमीज भिंडी बन जाती है, तो अब तुम ये पधारने का कारण बताओगे? विराज प्रिया को इग्नोर करके सीधा अंदर आ जाता है और बोलता है जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। प्रिया उसकी बात को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो इस दुनिया का हो ही ना किसी और गोले का हो, और दूसरे सोफे पे पसर के फिर से सो जाती है। विराज को उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ के प्रिया को गोद में उठा लेता है और बाहर ले नांग लगता है। प्रिया उसकी हरकत पे जोर से चिल्लाने लगती है और बोली वैम्पायर छोड़ो मुझे, ये क्या हरकत है? मैं अपना इतना कीमती खून तुम जैसे चिलबोझ को बिल्कुल नहीं दूंगी। विराज उसे लाके गाड़ी में पटक देता है और गाड़ी लॉक करके घर को लॉक करके आता है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। प्रिया चिल्लाती रहती है लेकिन अब विराज उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में प्रिया शांत हो जाती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और उसे उसकी नींद बहुत प्यारी थी, तो वो गाड़ी में ही सो जाती है।
विराज उसको देख के मुस्कुराता है और प्यार के उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलता है सिल्ली गर्ल। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद सब लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विराज और सारा भी पहुंच जाते हैं। विराज प्रिया को अंदर लेकर जाता है लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि विराज उसे ऐसे ही उठा लाया था और नाइट ड्रेस में तो वो अंदर जाने से रही। वो भागने की कोशिश करती है तो विराज उसे फिर से गोद में उठा लेता है और अंदर जाने लगता है। कुछ मिनट के बाद प्रिया विराज की गोद में सबके सामने खड़ी थी और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। वो विराज के सीने में अपना चेहरा छुपाने लगती है लेकिन सब बेकार होता है। विराज उसे नीचे उतारता है और सबसे मिलवाता है। प्रिया भी सबसे अच्छे से मिलती है। सारा को देख के उसकी आंखें चमक उठती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे खुद के लिए कुछ कपड़े देने को बोली। सारा उसे अपने साथ ले जाती आई है और थोड़ी में प्रिया भी रेडी होके आ जाती है। सबको प्रिया बहुत पसंद आती है। अब तक विराज ने भी प्रिया के बारे में सबको सच सच बता दिया था। सब लोग बातें करने में बसी थे कि सिद्धार्थ सबकी नजरों से बचते सारा को अपने साथ ले जाता है। वो सारा को लेके रूम में आ जाता है और डोर क्लोज कर देता है और धीरे धीरे सारा की ओर बढ़ने लगता है। सारा पीछे जाने लगती है और दीवार से टकरा जाती है। सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको ऊपर से नीचे देखते ही उसकी नाभि पे अपनी उंगली रख देता है और ऊपर जाने लगता है। सारा की सांसें उसकी हरकतों से अटकती जा रही थी और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ अपने हाथ को धीरे धीरे मूव करने लगता है और सारा के येलो को अपने होठों में भर लेता है। सारा की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। सिद्धार्थ अपने नोज को उसके गालों से लेके गर्दन तक रब करने लगता है और बोलता है, बीवी आज मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे गिफ्ट क्या देने वाली हो? वैसे गिफ्ट तो मेरी पसंद का ही होना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? सारा वैसे ही आंख बंद किए बोली। सिद्धार्थ उसके ऊपर झुक के अपनी गर्म सांसें उसके कानों में छोड़ते हुए कुछ बोलता है। उसकी बात सुन के सारा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। सिद्धार्थ उसके पास से हट जाता है और बाहर जाते हुए बोलता है, मैं मेरे गिफ्ट का इंतजार करूंगा। वही प्रिया के रूम में प्रिया गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तभी रूम का डोर ओपन होता है और विराज अंदर आते हैं। बोलता है, ये रहा तुम्हारा नाश्ता, जल्दी से कर लो, फिर हम सब बाहर घूमने जाने वाले हैं। ये नाश्ता तुम ही ठूस लो, प्रिया गुस्से से बोली। फिर उसके पास जाके उसका कॉलर पकड़ के बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी में हुई मुझे ऐसे नाइट ड्रेस में कसने की? सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? प्रिया की हरकत से विराज को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथ पकड़ के कमर से लगा देता है और उसे दीवार से सटा के किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो उसे छोड़ता है और बोलता है, बिल्कुल ऐसे। और अगर तुमने अपनी ये टर्म्स नहीं बदली तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही तुम्हारे मॉम डैड नाना नानी बन जाए। तो अब एक अच्छी बच्ची को तरह नाश्ता करो और जल्दी से हाल में आओ। वही सिद्धार्थ का फोन रिंग करता है और सनी वाले इंसान की बात सुन के उसकी आंखें लाल हो जाती है। चैप्टर 14 सिद्धार्थ और सारा के रोमांस में खलल। सब लोग थोड़ी देर में रेडी होके हाल में मिलते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं, सिवाय दादी, सना जी और अमन जी के अलावा। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले सब लोग पास ही में एक हिल होती है, वहां जाते हैं बाइक से, क्योंकि वहां कार नहीं जा सकती थी। सारा को बाइक से डर लगता था। वो पूरे रास्ते सिद्धार्थ से चिपक के बैठी रहती है। वही सारा के पास आने से सिद्धार्थ की बॉडी गर्म होने लगी थी। वो साइड में बाइक रोक के गहरी सांस लेता है और फिर सारा की ओर मुड़ के बोला, बीवी तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ जंगल में ही तुम्हारे साथ मंगल करूँ? सारा को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। सारा का फेस देख के सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि उसकी बोली बीवी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो वो उसे डिटेल में समझने के लिए बोला, बीवी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, मेरा कंट्रोल टूट रहा है, तुम ठीक से बैठो बाइक पे, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं घूम पाओगी सिवाय बैठ के। उद्धरण। सिद्धार्थ की बेशर्मी भरी बातें सुन के सारा का मन कर रहा था कि वो उसको अभी पकड़ के पीटे। वो अपना सर झुका के धीरे से बोली, मुझे बाइक पे डर लगता है। सारा की बात सुन के सिद्धार्थ बेबसी में अपना सिर हिलाता है और फिर से बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। वही दूसरी ओर प्रिया विराज से नाराज थी, क्योंकि वो जब उसका मन करता था तो उसको किस कर लेता था, जबकि उसने अभी तक उसको प्रपोज भी नहीं किया था। इसलिए वो विराज के साथ ना जाके अर्नव की बाइक पे जाती है। विराज को उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद सब लोग उस पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। वहां चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। वेज देखने पे पूरा शहर भी आसमान में बिखरे सितारों सा लग रहा था। थोड़ी देर वहां एंजॉय करने के बाद सब लोग निकल जाते हैं। इस बार विराज जबरदस्ती प्रिया को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर में वो लोग सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे थे। जब भी मूवी में कोई किसिंग सीन होता, सिद्धार्थ सारा को किस कर लेता, और सारा की ये सोच के ही हालत खराब हो रही थी कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इंटरवल के बाद सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो विराज और सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सारा प्रिया के साथ बैठ गई थी, उसके बाद अक्षिता और फिर अर्नव।
विराज तो पहले ही लाल पीला हो रहा था। सिद्धार्थ का भी माथा ठनक गया था। वो घूर के सारा को देखता है, लेकिन वो तो पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखने में बिजी थी। या फिर ये बोल सकते हैं कि सिद्धार्थ को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। सिद्धार्थ अपने मन में बोला, बीवी तुम्हें तो मूवी में दिखाता हूँ, तुम घर तो चलो। वही विराज अपने मन में, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं छिपकली। कुछ देर में मूवी खत्म होती है और सब लोग वापस से फार्म हाउस आ जाते हैं। पूरे रास्ते सारा से सिद्धार्थ ने कोई बात नहीं की थी। वही विराज भी बिल्कुल शांत था। सारा और प्रिया दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे गया, कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। लेकिन से भी ज्यादा ध्यान नहीं देती वही विराज और सिद्धार्थ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब वो लोग वापस आए तब तक दादी और सिद्धार्थ के मॉम डैड भी वापस आ चुके थे। रात को सब लोग सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सारा ने सिद्धार्थ के लिए अपने हाथों से केक बनाया था। सब लोग केक कट करते हैं और फिर डिनर करके थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। सिद्धार्थ ने शाम से सारा से कुछ भी नहीं बोला था, जिससे अब सारा को थोड़ी टेंशन होने लगती थी। वही हाल प्रिया का था, लेकिन सोते हुए शेरों को उंगली भी तो उन दोनों ने ही की थी, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। तीनों गर्ल्स बैठ के अक्षता के रूम में बातें करे जा रही थी। कुछ देर के बाद वो तीनों अपनी बातों पे ब्रेक लगा के अपने अपने रूम में जाने लगती है, क्योंकि लड़कियों की बातें कभी खत्म तो होती ही नहीं, इसलिए थोड़ा रेस्ट करने गई थी। कितना अच्छा टैलेंट है ना हम गर्ल्स का, चाहे जितना बुलवा लो, और एक ये लड़के, इनके तो बोलने के भी पैसे लगते हैं। ऐसा लगत है बोलते हैं तब जैसे किसकी को शूट करना हो। ये मजाक है, सीरियसली मत लेना कोई भी। चलो आगे चल है। प्रिया अपने रूम में जाती है और मस्त बेड पे फेल के सो जाती है। वही सारा अपने रूम में जाती है तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका प्यारा पति खड़ा था, जो डोर बंद करके उसे बोल रहा था, भागने के बारे में सोचना भी मत। सिद्धार्थ ने पूरे रूम को डेकोरेट किया था। पूरे रूम में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और कैंडल्स लगी हुई थी। ये सब देख के सारा की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि आज उसकी इज्जत को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। वो थोड़ा डरते डरते अंदर जाती है तो उसे बेड पे अपना शादी का जोड़ा दिखाई देता है। तभी सिद्धार्थ पीछे से उसे बाहों में भरते हुए होकर, है मुझे आज मेरी दुल्हन चाहिए, और इतना बोल के वो सारा को छोड़ देता है। सारा कपड़े लेके चेंज करने के लिए चली जाती है। वही सिद्धार्थ उसका बाहर वेट करने लगता है। थोड़ी देर में सारा बाहर आती है तो वो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो अपनी पलकें झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सिद्धार्थ उसको देख के पागल होने लगता है। वो धीरे धीरे सारा के पास जाने लगता है। उसको पास आता दिया सारा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो डर से पीछे होने लगती है और पीछे होते होते दीवार से टकरा जाती है। सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा होता है और बड़ी ही हसरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो सारा की कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपक के थोड़ा ऊपर उठाता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन में हाथ डाल के उसको किस करने लगता है। आज सारा भी सिद्धार्थ का साथ दे रही थी, जो देख के सिद्धार्थ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कॉलर बोन पे आ जाता है। सारा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उससे और नहीं हंस तो वो सिद्धार्थ को थोड़ा धक्का देके जाने लगती है कि सिद्धार्थ पीछे से ही उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। आज सारा सिद्धार्थ को बिल्कुल भी रोक नहीं रही थी। वो अपना दुपट्टा छोड़ देती है और अगले ही पल उसका दुपट्टा फर्श पे गिरा हुआ था। सिद्धार्थ आगे बढ़ के उसके पेट पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है और दूसरे हाथ से उसके बालों को एक साइड करके उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही सारा अपने लहंगे को दोनों हाथों में भर के कस के अपनी मुठिया बंद कर लेती है। सिद्धार्थ सारा के कंधे पे किस करने लगता है और उसका एक हाथ सारा के लहंगे के अंदर से ही उसके प्राइवेट पार्ट पे चल रहा था। उसके ऐसा करते हो सारा पलट जाती है और सिद्धार्थ को कस के गले लगा लेती है। सिद्धार्थ सारा की हरकत से थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उसे गोद में उठा के बेड पे ले जाता है और एक बार फिर उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। थोड़ी देर में सारा को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन पे आ जाता है और धीरे धीरे नीचे की पर बढ़ने लगता है। सारा उसकी हरकतों से पागल हुई जा रही थी। वो एकदम से पलट जाती है तो सिद्धार्थ थोड़ा उठ के अपने दांतों से ही उसके ब्लाउज के हुक खोल देता है और उसका ब्लाउज निकल देता है। सारा अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। सिद्धार्थ फिर एक बार सारा पे टूट पड़ता है। वो सारा की ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर के उसे सक करने लगता है और दूसरे ब्रेस्ट को अपने हाथ से सहलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो नीचे की ओर बढ़ता है और उसके पेट पे आ जाता है। सिद्धार्थ अपने एक हाथ को नीचे की ओर ले जाता है और उसके लहंगे को खोल के निकल देता है। सारा की पूरी नेक बॉडी सिद्धार्थ के सामने थी और वो उसे देख के पागल की तरह उस पे टूट पड़ता है। वो अपने हाथ से उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। सारा कस के बेड शीट को अपनी मुठिया में भर लेती है। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
सिद्धार्थ एक बार फिर उसके होठों के पास होता है और इसके चेहरे पे अपनी नोज को रब करते हुए बोला, जान तुम्हें थोड़ा पेन होगा पर थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी मजा आएगा। इतना बोल के वो जैसे ही आगे बढ़ने को होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है और एक बार फिर उसकी लंका में उसका फोन आग लगा चुका था। पहले तो वो इग्नोर करता है लेकिन सुबह वाले कॉल को याद करके वो उठा लेता है और गुस्से से कबीर पे बरसते हुए बोला, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो अभी खुद को शूट कर लेना। कबीर भी एक पल को उसका गुस्सा देख के सहम जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे उसको कुछ बताता है। मैं आ रहा हूँ इतना बोल के सिद्धार्थ फोन कट कर देता है। सिद्धार्थ अपना सिर उठा के सारा की पर देखता है और बोला, आई एम सॉरी मुझे जाना होगा। सारा उसकी बात पे कुछ नहीं बोलती और हल्का सा सिर हिला देती है और थोड़ा स्माइल करने लगती है। सारा सिद्धार्थ पे ही हंस रही थी क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सिद्धार्थ उसकी हंसी को देख के चिढ़ते हुए बोलता है, जितना खुश होना है हो लो, जिस दिन हाथ आओगी ऐसी हालत करूंगा ना जी बेड से नहीं उठ पसोगी। और उसके ऊपर से उठ जाता है और थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े पहन के निकल जाता है। सिद्धार्थ जाने से पहले विराज को कॉल करता है और दोनों ही फार्म हाउस से निकल जाते हैं। वही सारा अपने कपड़े उठा के दूसरे पहन लेती है और शांति से सो जाती है। सिद्धार्थ के पास कबीर का कॉल आता है और वो तुरंत ही विराज के साथ फार्म हाउस से निकल जाता है। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़े से ग्राउंड में थी जहाँ पे एक चौपर खड़ा था। विराज और सिद्धार्थ चौपर के पास जाते हैं तो बॉडीगार्ड आगे बढ़ के डोर ओपन करते हैं और थोड़ी देर में वो दोनों हवा में होते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका चौपर एक जगह पे लैंड करता है और वो बाहर आके अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं। कुछ मिनट में वो फार्म हाउस के अंदर थे और सोफे पे किंग की तरह बैठे हुए थे। उनके साथ ही कबीर भी था। उनके सामने एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देख के ही पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया है। उस आदमी को होश आता है, वो अपने सामने बैठे उन तीनों शैतानों को देख के फिर से बेहोश हो जाता है। कबीर एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और अगले ही पल वो बॉडीगार्ड एक ठंडे पानी की बाल्टी उठा के उस आदमी पे डाल देता है और वो आदमी हड़बड़ाते हुए उठ जाता है। वो डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, मैं मजबूर था। उस आर्यन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी फैमिली को मार डालेगा। विराज गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, और उस घटिया आदमी के लिए तुमने हमसे गद्दारी करी। तुम जाने हो तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चे के सिर से बाप का साया उठ जाता। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो आदमी बोला, तू कुछ करेगा तो तब जब कुछ करने लायक बचेगा। इतना बोल के कबीर अपनी पूरी गन को उस आदमी के सीने में खाली कर देता है। जितना जल्दी हो सके उस फैक्ट्री को फिर से ठीक करवाओ और जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाओ, और जो आदमी घायल हुआ है उसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, सिद्धार्थ बोलता है। फ्लैशबैक, कबीर सिद्धार्थ के पास कॉल करता है और बोलता है कि उसकी पुणे वाली फैक्ट्री में आर्यन ने ब्लास्ट करवा दिया और पूरी फैक्ट्री जल के राख हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ बोलता है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, सिर्फ एक आदमी को चोट लगी है और बाकी सबको मैंने टाइम से ही बाहर निकाल दिया था। कबीर होता है, बस थोड़ी सी देर हो गई कि उस आदमी को नहीं बचा पाया। ठीक है, उसका इलाज करवाओ और उसका भी इलाज करो जिसने ये सब किया है। इतना बोल के सिद्धार्थ कॉल कट कर देता है। फ्लैशबैक एंड, उस आर्यन ने बाहर आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हम क्या यूं ही बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? विराज और कबीर दोनों गुस्से से दांत पिसते हुए बोलती है। सिद्धार्थ उनकी बात सुन के एक डेविल स्माइल करता है और उसका इशारा समझ के वो दोनों भी मुस्कुरा जाते हैं। कबीर अपने काम में लग जाता है और सिद्धार्थ और विराज वापस चौपर से फार्म हाउस आ जाते हैं और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिद्धार्थ की नींद जल्दी खुल जाती है, या ये बोल सकते हैं कि उसे तो सुबह होने वाले धमाके के बारे में सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही थी। वो जल्दी से उठ के रेडी हो जाता है और बाकी सबको भी रेडी होने को बोल देता है, और साथ ही ये भी कि आज वो लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। ये बात सुन के सबके चेहरे लटक जाते हैं क्योंकि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी कि किसी का भी वहां से जाने का दिल ना करे। लेकिन सिद्धार्थ ने भी जरूरी काम का बहाना बना दिया था तो कोई एमबीए भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने बैग के साथ अपनी अपनी कार में थे। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद सब सिंघानिया पैलेस में होते हैं। वो लोग जब दिल्ली आते हैं तो पूरे दिल्ली शहर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि पूरे शहर में एक ही खबर फैली हुई थी कि शेखावत इंडस्ट्री की बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। शेखावत इंडस्ट्री आर्यन की थी। आज उसका ऑफिस रख हो चुका था और वजह बताई जा रही थी न्यूज में कि शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा हुआ है। आर्यन गुस्से से बौखलाया हुआ था क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। बिल्डिंग तो फिर भी बन जाती, लेकिन ये उसका मैं ऑफिस था जिस वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ था। इतना कि वो बैंकरप्ट हो चुका था। बैंक वाले किसी भी वक्त उसके घर आके उस पे धावा बोल देते। आर्यन गुस्से में अपने घर का सारा सामान तोड़ने पे लगा हुआ था कि तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉलर आईडी देख के फोन उठाता है।
क्या हुआ, गुस्से में लग रहा है, तोहफा पसंद नहीं आया क्या, सामने वाला इंसान बोलता है। सिद्धार्थ सिंघानिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा सब खत्म हो गया। एक दिन मैं भी तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, फिर तू रोएगा और मैं हंसूंगा, आर्यन बोलता है। और वो तेरी महबूबा, वो भी मेरे बिस्तर पे होगी। इतना बोल के आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है। जिस दिन तूने मेरी जान को गलती से भी हाथ लगा दिया, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये मेरा वादा है तुझसे। सिद्धार्थ गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है और फिर कॉल कट कर देता है। सिद्धार्थ घर आके ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। सारा भी रेडी हो जाती है। सिद्धार्थ जाने को होता है कि सारा उसे रोकते हुए बोलती है, मैं भी चलूंगी। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ को शर्त सूझती है और वो बोलता है, बीवी मेरे ख्याल से तुम आज ना ही जाओ तो अच्छा है। सारा उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है और बोलती है, क्यों, वैसे भी अभी लंच टाइम ही हुआ है और मैं घर पे बोर हो जाऊंगी। बीवी बोर होने का तो पता नहीं, लेकिन तुम थक जरूर जाओगी, और अगर अभी तक जाओगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम रात को ज्यादा देर तुम मुझे झेल पाओगी। कल का अधूरा काम हमें पूरा भी तो करना है। सिद्धार्थ शरारत से बोलता है और उसके गाल पे किस कर लेता है। सिद्धार्थ की बात सुन के सारा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो अपना सिर झुका के खड़ी हो जाती है। उसके होठ पे एक सॉफ्ट किस कर देता है और जाते हुए बोलता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा बीवी, फिर हम दोनों कंटिन्यू करेंगे, तब तक तुम रेस्ट करो। सिद्धार्थ ऑफिस चला जाता है और सारा बेड पे लेट के कल रात हुई बातों को याद करने लग जाती है। आज का दिन किसी के लिए गम लाया था तो किसी को जिंदगी में खुशी। दिन गुजरता है और रात आती है। प्रिया अपने घर में बैठी थी कि उसे एक कॉल आता है। सामने वाला इंसान बोलता है, देखिए मिस प्रिया, ये फोन जिनका भी है उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी यहाँ कैफे के सामने पड़े हैं। एक्सीडेंट का केस है तो कोई उनको हाथ भी नहीं लगा रहा है। मैंने इनका फोन देखा तो लास्ट नो आपका ही था, इसलिए आपको कॉल कर दिया। अब आप जल्दी से आकर इनको संभालिए। प्रिया के हाथ से फोन छूट जाता है क्योंकि वो कॉल विराज के फोन से आया था। प्रिया जल्दी से घर से बाहर भागती है और थोड़ी देर में उस जगह पे पहुंच जाती है जहां का एड्रेस उस आदमी ने दिया था। प्रिया वहां जाके जोर जोर से रोते हुए विराज का नाम लेने लगती है। जब काफी देर तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो वहीं बैठ के रोने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पे टैप करता है और वो अपनी नजरें उठा के देखती है तो वहां पे विराज खड़ा था। प्रिया जल्दी से उठ के उसके गले लग जाती है और गुस्से से बोलती है, कहाँ थे तुम, कब से आवाज दे रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें पता भी है इतनी सी देर में मेरी क्या हालत हो गई थी। वो फोन कॉल उसने बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। शांत मेरी छिपकली, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ मुझे। वो कॉल मैंने ही करवाया था तुम्हें ये बुलाने के लिए, मुझे क्या पता था कि तुम अपनी ऐसी हालत बना लोगी। आई एम सॉरी, विराज बोलता है। तुम्हें पता भी है इतनी देर में मेरे दिल पे क्या बीती है, और तंज इतनी रात को मजाक सूझ रहा है। प्रिया गुस्से से फूटते हुए बोलती है। विराज प्रिया को चुप करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो चुप हो ही नहीं रही थी। जब उससे और नहीं होता तो वो उसकी गर्दन पकड़ के उसके होठों को वो बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद पुत्र शांत होती है तो विराज उसे छोड़ता है क्योंकि वो दोनों रोड पे खड़े थे और सारे आने जाने वाले लोग उन्हें ही देख रहे थे। विराज प्रिया को ले जाकर अपनी कार में बैठता है और खुद आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनकी कार आके प्रिया के घर के बाहर रुकती है। विराज प्रिया को घर के अंदर ले जाने लगता है। प्रिया डोर ओपन करती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो घर के अंधेरा के सब चीजों को देखने लगती है। उसका पूरा घर डेकोरेट किया हुआ था और हाल के बीचों बीच बहुत ही प्यारा लिखा था, विल यू मैरी मी प्रिया। प्रिया पीछे मुड़ के देखती है तो विराज अपने घुटनों के बाल बैठ के अपने एक हाथ में रिंग लेके प्रिया को बोल रहा था, क्या तुम इस नाचीज को सारी जिंदगी खुद से लड़ने का हक दोगी। विराज की बात सुन के प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जल्दी से उसके पास जाके हाँ में सर हिला के उसे गले से लगा लेती है। विराज भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो विराज प्रिया को हसरत भरी नजरों से देख रहा था तो प्रिया आगे बढ़ के उसके होठों पे अपने होठ रखी देती है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार पैशन के साथ किस कर रहे थे। विराज के हाथ प्रिया के टॉप के अंदर जाते हैं और वो प्रिया की कमर को सहलाने लगता है। विराज के चूल्हे से प्रिया की पूरी बॉडी में गूसेबम्प आ रहे थे। विराज किस करते करते ही प्रिया का टॉप निकलने को होता है कि प्रिया उसे दूर हो जाती है और बोलती है, कंट्रोल कीजिए मिस्टर सिंघानिया, अभी एस्प किस से ही काम चलाए, उससे आगे आपको शादी के बाद ही मिलेगा। इतना बोल के वो हंसने लगती है तो विराज का मुंह बन जाता है और वो वैसे ही बोलता है, किसी को इतना सताना अच्छा नहीं होता, पर कोई नहीं, कर लो अभी जितने मजे करने हैं तुम्हें तो मैं शादी के बाद बताता हूँ। अगर एक भी रात तुम ठीक से सो जाओ तो मेरा नाम भी विराज सिंघानिया नहीं। थोड़ी देर वो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, फिर डिनर करके प्रिया सो जाती है और विराज सिंघानिया पैलेस वापस आ जाता है।
लेकिन कोई था जिसने विराज को प्रिया के घर से निकलते देख लिया था और उसके फेस पे एक डेविल स्माइल थी। चैप्टर 15 कबीर और संध्या। नेक्स्ट मॉर्निंग सिद्धार्थ और सारा ऑफिस आते हैं। सिद्धार्थ आते ही अपने केबिन में चला जाता है क्योंकि उसे आज अपनी एक मीटिंग अटेंड करनी थी जो कि बहुत जरूरी थी। विराज भी उसके साथ ही होता है। प्रिया विराज के केबिन में बैठ के कुछ काम कर रही होती है। सारा भी अपने काम में लगी हुई थी। थोड़ी देर में उसका काम कंप्लीट हो जाता है। उसे और काम सिद्धार्थ ही बताने वाला था जबकि वो तो मीटिंग में बिजी था। सारा अपने केबिन में बैठ के बोर हो रही थी। उसने प्रिया के पास जाने का सोचा। वो विराज के केबिन के अंदर जाती है तो उसे प्रिया थोड़ी टेंशन में दिखाई दी। सारा को अपने केबिन में देख के प्रिया कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और वैसे ही मुंह लटकाए बैठी रहती है। क्या हुआ है तुझे? मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ और तू ये देवदास का लेडी वर्जन बने बैठी है, सारा ने पूछा। मैं देवदास नहीं बनी हूँ, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, प्रिया बोली। टेंशन किस बात की? सारा एक और सवाल पूछती है। संध्या आ रही है दिल्ली, प्रिया जवाब देती है। क्या? सारा एकदम खुश होते हुए बोलती है। लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए और इनफैक्ट तू तो खुद चाहती थी ना कि वो हॉस्टल से वापस आ जाए, फिर अब क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी है? मैं भी खुशी कि मेरी बहना आ रही है, लेकिन सारा यार तुझे तो पता है ना वो कितना डरती है। हर छोटी बड़ी बात पे वो डर जाती है और इस बार तो उसने खुद से अकेले बंगलौर से दिल्ली आने की बात की है, तो बस मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि वो ठीक से आ जाए, प्रिया जवाब देती है। तू ना ये फ्री की टेंशन ना ले, तुझे तो पता ही है वो कितनी समझदार है। वो अच्छे से आ जाएगी। पर तू मुझे ये बता कि वो कब तक आने वाली है? अगर फ्लाइट लैंड ना हुई हो तो हम उसे एयरपोर्ट लेने चलते, सारा चमकती आंखों से बोलती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो रुक मैं अभी उसे पूछती हूँ। मैं तो उससे फ्लाइट का टाइम पूछना ही भूल गई, प्रिया बोली और फिर जल्दी से अपना फोन निकल के संध्या को कॉल करती है। कॉल अटेंड होता है और प्रिया को संध्या की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। हेलो दीदी, संध्या बोलती है। संध्या बच्चा, मैं तुझसे तेरी फ्लाइट के बारे में तो सोचना ही भूल गई। तेरी फ्लाइट किस टाइम है दी? मैं तो दिल्ली पहुंच भी चुकी हूँ, इनफैक्ट मैंने अपना लगेज भी घर पे रख दिया है और अब मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आ रही हूँ, संध्या मुस्कुराते हुए बोलती है। क्या तू अभी गई? प्रिया चौंकते हुए बोलती है। अच्छा दी, मैं थोड़ी देर में आपके ऑफिस पहुंचती हूँ, फिर बाकी की बातें करेंगे। इतना बोल के संध्या कॉल कट कर देती है। वो तो ऑफिस पहुंचने वाली है, प्रिया अपने कोलगेट वाले दांत दिखाते हुए बोलती है। सारा हल्के गुस्से से बोलती है, ये छोटी बहन यहाँ तक आ गई और कदम को खबर ही नहीं है। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे इन सब की आदत नहीं है, प्रिया बोली। वही दूसरी ओर संध्या एक कैब बुक करती है और प्रिया के ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर होती है। वो कैब वाले को पेमेंट करके अंदर जाती है। संध्या को थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर पार्किंग में ही खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। संध्या अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी कि अचानक उसे एक कार हिट कर देती है और वो गिर जाती है। कार की स्पीड कम थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे गलती से मार दिया हो, क्योंकि संध्या पिलर के साथ ही शायद इसी वजह से वो कार वाले को दिखाई नहीं थी। संध्या को सिर्फ धक्का लगा था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए खड़ी हो जाती है, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। तब तक उस कार का मालिक भी बाहर आ चुका था, जो को और कोई नहीं कबीर ही होता है। कबीर संध्या को उठाने के लिए आता है कि वो देखता है कि वो तो पहले ही उठ चुकी है। संध्या के काले घने लंबे बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे, इस वजह से कबीर उसका चेहरा नहीं देख पाता है। कबीर आगे बढ़ के कुछ बोलने को होता है कि संध्या की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि कबीर उसे डांटने वाला है। उसकी प्यारी प्यारी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वो कबीर की तरफ मुड़ के जोर जोर से रोते हुए बोलती है, देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो हम यहाँ अपनी दी से मिलने आए हैं, हमने आपकी कार को नहीं देखा। प्लीज हमें पुलिस में मत दीजिएगा, वो लोग बहुत जोर से मारते हैं। आप बोलेंगे तो हम उठक बैठक भी कर देंगे, पर प्लीज आप हमारी कंप्लेन मत कीजिएगा। संध्या अपने कान पकड़ के सॉरी बोलने लगती है। कबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की है क्या। वो आंखें फाड़े उसकी सारी हरकतें देख रहा था और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था, लेकिन संध्या की खूबसूरत आंखें में उसे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो आगे बढ़ के उसको चुप करवाने को होता है कि संध्या डर के मारे पिलर से चिपक जाती है और अपने दोनों गालों पे हाथ रख के बोलती है, प्लीज मरिएगा मत, बहुत जोर से लगेगी। कबीर को संध्या को देख के बड़ी हंसी आ रही थी। वो चुपचाप उसके सामने खड़ा होकर अपने सामने खड़ी उस क्यूटी पाई को निहारे जा रहा था। वही संध्या तो अपनी ही धुन आइन बोले चली जा रही थी। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर को अचानक ता नहीं क्या सूझता है कि वो आगे बढ़ के संध्या की कमर में हाथ डाल के उसको अपने पास खींच लेता है और अपने होठों से उसकी बोलती बंद कर देता है। संध्या अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े उस माचो मैन को देखती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि कबीर क्या कर रहा है, वो डर के मारे बेहोश हो जाती है।
कबीर जब उसे कोई मूवमेंट ना करता देखता है तो अपनी आंखें खोल के देखता है और खुद से ही बोलता है ये लड़की इतने में ही बेहोश हो गई। अगर इसका अभी ये हाल है तो बिस्तर से पहले तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या होगा इसका शादी के बाद? कबीर संध्या को अपनी बाहों में उठा के अंदर ले जाता है। सब लोग कबीर को जानते थे इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। कबीर संध्या को लेके सीधे सिद्धार्थ के केबिन की ओर चला जाता है। प्रिया और सारा को कैंटीन से कॉफी पी के आ रहे थे, वो संध्या को कबीर की बाहों में देख के घबरा जाती है और दोनों जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है क्या हुआ इसे? कबीर प्रिया और सारा दोनों को ही जानता था तो वो बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, धूप बहुत है ना इसलिए शायद चक्कर आ गए। पर आप इन्हें कैसे जानते हो? कबीर बोलता है ये मेरी बहन है संध्या, प्रिया बोली, और मेरी दोस्त। कबीर संध्या को लाके काउच पे लेटा देता है। प्रिया आगे बढ़ के उसके मुंह पे पानी मारती है। थोड़ी देर में संध्या को होश आता है और वो खुद को एक अनजान जगह में देख के फिर से डर जाती है और जल्दी से उठ के बैठ जाती है। पर तभी उसे अपनी दी दिखाई देती है और उसकी जान में जान आती है। वो जल्दी से आगे बढ़ के प्रिया के गले लग जाती है। तभी पीछे से सारा बोलती है अरे मुझे भूल गए। वो भी उन दोनों के साथ मिल जाती है। संध्या शांत होती है और अपनी बहनों को देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तीनों खुशी खुशी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो बातें कर ही रहे थे कि पीछे खड़े कबीर को देख के संध्या के माथे से पसीना आने लगता है। वही कबीर उसे देख के मुस्कुराए जा रहा था। संध्या की बोलती बंद देख के प्रिया उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसे कबीर दिखाई देता है। तो वो संध्या को समझते हुए बोलती है बच्चा तू डर मत, ये वो ही है जो तुझे लाए जब तू बेहोश हो गई थी। बेहोश भी तो इनकी ही वजह से हुई थी, दी संध्या अपने मन में बोलती है। वही कबीर उसको खुद की ओर देखता पाकर एक आंख मार देता है। संध्या की आंखें सदमे से बड़ी हो जाती है और वो हकलाते हुए इतना ही बोलती है दी घर चले? हाँ चलेंगे पर अभी मुझे थोड़ा काम है, प्रिया बोली। अच्छा तू मुझे ये तो बता कि तेरी जॉब कहाँ लगी है? प्रिया संध्या से उठती है। वो दी मल्होत्रा इंडस्ट्री में, मैं बॉस की पीए हूँ और मुझे कल से ही ज्वाइन करना है, संध्या डरते हुए बोलती है। क्योंकि कबीर अभी भी वही था। वो लगातार फर्श को देखे जा रही थी। संध्या की बात सुन के कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वो धीरे से बोलता है इंटरेस्टिंग। तब तक सिद्धार्थ और विराज भी वापस आ चुके थे। संध्या प्रिया और सारा विराज के केबिन में चले जाते हैं और कबीर सिद्धार्थ और विराज सिद्धार्थ के केबिन में बैठ के बातें करने लगते हैं। वही कबीर के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो विराज उसे छेड़ते हुए बोलता है क्या बात है, आज तुझ जैसे राक्षस के चेहरे पे स्माइल कैसी है? क्या भी कोई नया मिल गया है ऑपरेशन करने लिए? कबीर उसकी बात सुन के इतराते हुए बोलता है मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं एक हैंडसम चॉकलेट बॉय हूँ जिसको देख के तुझे जलन हो रही है। अगर हो भी रही है तो मुझे क्या? उसकी बात सुन के सिद्धार्थ और विराज दोनों ही उसे घूरने लगते हैं जैसे बोल रहे हो चॉकलेट बॉय वो भी तू। उनके ऐसे रिएक्शन देख के कबीर बोलता है तुम दोनों मुझे ऐसे ना देखो। फिर थोड़ा शर्माते हुए बोलता है वो क्या है ना कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। सिद्धार्थ और विराज दोनों को ही उसकी बात सुन के खांसी आ जाती है और दोनों ही एक साथ होते हैं। कौन है वो बदकिस्मत जिसके कर्म तुझ पे फूटे हैं? क्या मतलब कर्म फूट गए? मैं उससे बहुत प्यार करूंगा। और वो कौन है वो मैं बाद में बताऊंगा और अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी जान से मिलना भी तो है। कबीर इतना बोल के वहां से निकल जाता है। वही सिद्धार्थ और विराज अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। ऑफिस आवर्स खत्म होने पर सब लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आज संध्या और प्रिया भी सारा के साथ सिंघानिया पैलेस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि दादी ने ऑर्डर्स दिए थे विराज को कि उन्हें अपनी छोटी बहू के साथ भी कुछ वक्त रहना है। सारा, प्रिया और संध्या एक ही कार से निकल जाते हैं। सारा और प्रिया दोनों ही सिद्धार्थ और विराज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिससे उन दोनों का ही चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। उनके जाने के बाद वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। सिद्धार्थ कार में ही सारा को कॉल करता है, लेकिन सारा का फोन साइलेंट था और बैग में रखा हुआ था, इस वजह से उसको पता नहीं चलता। एक लंबी रिंग के बाद कॉल कट हो जाता है। अब तो सिद्धार्थ के गुस्से की हदें पार हो चुकी थी। वो गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत कब से देख रहा हूँ, इसे मुझे इग्नोर कर जा रही है। दोस्त क्या मिल गई, पति को भूल गई। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, बीवी बराबर मिलेगी। और एक डेविल स्माइल करता है। थोड़ी देर में सब लोग घर पहुंच जाते हैं। दादी और बाकी सब प्रिया से तो मिल ही चुके थे। सारा सबको संध्या से मिलवाती है। सब लोग संध्या से मिलके खुश हो जाते हैं क्योंकि संध्या बिल्कुल बच्चों के जैसी थी, उसकी मासूमियत बिल्कुल बच्चों सी थी। सब लोग हाल में बैठ के बातें करने लगते हैं। सिद्धार्थ सारा को रूम में आने का मैसेज करता है और खुद रूम में चला जाता है। सिद्धार्थ सीधा जाके शावर लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो शावर लेकर आता है तो देखता है कि उसकी प्यारी बीवी अभी तक नहीं आई। इससे उसका पारा और भी हाई हो जाता है।
बेचारी सारा आती भी कैसे, क्योंकि उसका फोन तो बैटरी डेड हो जाने की वजह से स्विच ऑफ हो चुका था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका इकलौता पति लाल पीला हो रहा है। सिद्धार्थ गुस्से से फर्स्ट फ्लोर से ही चिल्लाता है, बीवी कॉफी। सबको उसकी बात सुन के पता लग जाता है कि अगर कुछ मिनट्स में सारा कॉफी लेके नहीं गई तो ये ज्वालामुखी किसी ना किसी पर तो फूट ही जाएगा। सारा जल्दी से उठती है और किचन में भाग जाती है। वो बातों में सब भूल चुकी थी। थोड़ी देर में वो कॉफी रेडी करके रूम में जाती है तो उसे अपना हैंडसम हब्बी एक टॉवल में दिखता है। सारा उसे देख के ही समझ जाती है कि आज तो उसकी शामत आई है। वो डरते डरते अंदर जाती है और कॉफी रख के भागने की सोचती है। वो जैसे ही कॉफी रख के जाने को होती है कि सिद्धार्थ की डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो बोल रहा था, सोचना भी मत बाहर जाने का बीवी। सारा उसकी आवाज सुन के ही डर के मारे वही जम जाती है। सिद्धार्थ एक रिमोट उठता है और रूम का डोर लॉक हो जाता है। सिद्धार्थ धीरे धीरे सारा के पास आता है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। सारा का दिल उसको अपने पास महसूस करके बुलेट ट्रेन बन जाता है। सारा डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता है और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को साइड कर देता है और अपने ठंडे कठोर होठ उसके कंधे पर रख देता है। सिद्धार्थ के होठों की छुअन से ही सारा अंदर तक सिहर जाती है। सिद्धार्थ के दोनों हाथ सारा की बॉडी पर चलने लगते हैं और उसके होठ उसकी गर्दन और उसके कानों पर चल रहे थे। सिद्धार्थ उसके कान को काटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी मुझे इग्नोर करने की। सिद्धार्थ की बात सुन के सारा उसे जवाब देती है, मैंने